आज हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है और इसको कहा जाता है फ्लोर फंक्शन। इस फंक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखकर हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे वर्क करता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसके लिए हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर ले रहे हैं और इस पर हम कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 और इस तरह से ये हमारी हो गई नंबर लाइन। अब मान लीजिए कि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड आउट करना है किसी भी रियल नंबर के लिए, जिसको कि हम ऐसे लिख सकते हैं दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो अगर हम बात करें कि अगर हम x की जगह पर 0 पुट करें तो क्या होगा, तो जब भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x की जगह पर कोई भी इंटीजर पुट करेंगे तो हमें वही इंटीजर रिजल्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर 0 रखा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और वापस हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। ऐसे ही यदि हम f x की जगह पर -1 रखते हैं तो ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 और इसकी वैल्यू एक इंटीजर ही आ जाएगी और वो भी सेम इंटीजर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम f-2 फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 और इसकी वैल्यू -2 ही आ जाएगी। और इस तरह से हम किसी भी नेगेटिव इंटीजर के लिए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जब अप्लाई करेंगे तो हमें एज इट इज़ वही इंटीजर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो अगर हम f1 रख दें तो भी हमारे साथ यही होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। इन द सेम वे अगर हम 2 रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। और इस तरह से हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो हमें वापस वही इंटीजर मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास में 0 और 1 के बीच में हमने किसी नंबर को यहाँ पर सेलेक्ट किया, मान लीजिए 0.1 की बात करते हैं, और अब हम अगर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फाइंड आउट करना चाहें फॉर 0.1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.1 जो होगा उसके लिए सिंपली हमें ये करना है, हमें ये देखना है 0.1 से लेफ्ट पर, नंबर लाइन के लेफ्ट पर, जस्ट लेफ्ट पर कौन सा इंटीजर आ रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 0.1 के लेफ्ट पर यहाँ पर 0 अवेलेबल है, तो इसलिए 0.1 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए कोई दूसरा नंबर ले लें, यहाँ पर हमने 0.2 ले लिया तब भी ऐसा ही होगा। f 0.2 जब हम फाइंड आउट करेंगे सो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.2 विल बिकम 0, क्योंकि इस नंबर के जस्ट लेफ्ट पर जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ हमें दिख रहा है कि वो इंटीजर हमारा यहाँ पर 0 है। मान लीजिए हमने कोई और नंबर सेलेक्ट किया, एक नंबर हमने यहाँ ले लिया -1.5 को हमने यहाँ पर चूज किया और हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड आउट किया फॉर -1.5, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -1.5 से जस्ट लेफ्ट पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो -2 है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू यहाँ पर -2 आ जाएगी। ऐसे ही कोई और नंबर अगर हम सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर ये नंबर ले लिया, यहाँ पर मान लीजिए 2.6 ले लिया, 2.6 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो जब हम f की वैल्यू 2.6 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.6। अब हम देखेंगे 2.6 के जस्ट लेफ्ट पर कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो वो है 2, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है 2 आ जाएगी। अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जनरलाइज कर लेते हैं और इसको जनरलाइज करने के लिए हम हेल्प लेते हैं नंबर लाइन की,
तो इस तरह से हमने ये नंबर लाइन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया। इस पर हम कुछ नंबर को दिखा देते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x गिव्स अस -2, ये हमको -2 देगा। अब बात करते हैं कि कब देगा, तो सिंपल सा इसका मतलब हो गया कि हमारे पास में -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू तब आएगी जब हमारे पास -2 से लेके -1 तक का कोई भी नंबर आए। यानी जो x की वैल्यू है या तो वो हमारी -2 हो या -2 से बड़ी हो या फिर -1 से छोटी हो। ऐसे ही हम ये कह सकते हैं दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर x will give us the value -1 if the value of x is। अब -1 कब आएगा, जब हम -1 से लेके 0 तक का कोई नंबर लेंगे जिसमें इंक्लूड होगा -1, तो हम यह कह सकते हैं if x is greater than or equal to -1 but less than 0। In the same way greatest integer x will give us the value 0 if x is greater than or equal to 0 but less than 1, क्योंकि 0 से लेके 1 तक के बीच की जो वैल्यू आएगी इंक्लूडिंग 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखने पर वो हमको 0 मिलने वाली है। ऐसे ही अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर x will give us the value 1, so it will happen if x is greater than or equal to 1 but less than 2। और इस तरह से ये जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हम इसको यहाँ पर जनरलाइज कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो डोमेन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वो R होता है, क्योंकि ये किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है तो इसीलिए इसका डोमेन हो गया R, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं दैट द डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज -∞ to +∞ इन एन ओपन इंटरवल। और अब अगर हम बात करें रेंज की कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज क्या होगी, तो हमने देखा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के केस में अब हम जब x की जगह पर कोई भी रियल नंबर पुट कर रहे थे तो हमें हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू मिल रही थी, यानी हमें एक इंटीजर मिल रहा था। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो रेंज है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वो होगी z, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं और ये देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, दैट इज x एक्सिस एंड y एक्सिस। और यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर लिया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। ये हमने कुछ नंबर्स ले लिए 1 2 3, हियर इट इज 1 2 3। नेगेटिव x एक्सिस पर हमने ले लिया -1 -2 -3, और नेगेटिव y एक्सिस पर हमने ले लिया यहाँ पर -1 -2 -3। अब हम ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम बात करें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करें हम किसी भी इंटीजर के लिए, फॉर एग्जांपल हमने 0 के लिए फाइंड आउट किया। यहाँ पर जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x फॉर्म में है, इसको हमने y से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम x की जो भी वैल्यू रखेंगे उसके लिए हमें करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगी, और इस तरह से जो भी ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे उनको हम अपने इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि ग्राफ कैसा आता है। तो अगर हम x की जगह पर 0 लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमें 0 मिलने वाली है। ऐसे ही अगर हम 1 लेंगे तो इसकी वैल्यू हमें 1 मिलेगी। अगर हम 2 लेंगे तो इसकी वैल्यू हमें 2 मिलेगी। -1 लेंगे तो इसकी वैल्यू हमें -1 मिलेगी। -2 लेंगे तो इसकी वैल्यू हमें -2 मिलेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में किसी भी इंटीग्रल वैल्यू को रखते हैं तो उसके लिए हमें सेम इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है हमने यहाँ पर 0 रखा था उसके लिए 0 मिला, तो ये ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट हो गया 0, 0। ये ऑर्डर्ड पेयर हमने 1 रखा था और 1 आ गया, यानी x के पे हमने 1 रखा था
तो ये y की वैल्यू हमको 1 मिली, तो ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे 1,1 को। इन द सेम वे इट इज 2,2, इट इज -1, -1 एंड इट इज -2, -2, और इसी तरह से हम अदर पॉइंट्स को भी ले सकते हैं। अब इन पॉइंट्स को अपने ग्राफ में दिखाते हैं। तो 0,0 ओरिजिन हमारा ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया, 1,1 ये यहाँ आ जाएगा। बात करते हैं इसका 2,2 ये यहाँ आ जाएगा। इसके बाद 3,3 ये यहाँ आ गया। ऐसे ही -1, -1, -2, -2, -3, ये तो बात हो गई इंटीजर्स की। अब हम ये देखते हैं कि इन इंटीजर्स के अलावा जो हम रियल वैल्यूज लेते हैं उनके लिए क्या सिचुएशन जनरेट होती है। अब मान लीजिए हमने 0 से आगे और 1 से छोटा एक कोई भी रियल नंबर लिया, मान लीजिए हमने लिया 0.1। तो 0.1 की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए इसे 0.1 रखा है, तो हमें वो वैल्यू आएगी इसके लिए जो इस नंबर से जस्ट लेफ्ट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। यानी 0.1 की अगर हम बात करें तो अगर हम नंबर लाइन पर देखेंगे तो इससे पहले जो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलने वाला है वो 0 मिलेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें 0.2 की तो उसके लिए भी 0 मिलेगा, 0.3 की तो उसके लिए भी 0 मिलेगा, एंड सो ऑन। मीन्स 0.9 भी अगर हम बात करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, 0.99 पर भी 0 मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम 1 पर पहुंचेंगे इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि 1 पर ये वैल्यू 1 आई है। तो अब इसको हम यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने अब यहाँ से जो हमें ऑर्डर पेयर मिलेंगे तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने रखा था 0.1, तो 0.1, 0 वैल्यू हो गई। ये हो गया हमारा 0.2, 0, क्योंकि हम 0.2 रख रहे हैं और 0 मिल रहा है, तो ये x की वैल्यू हो गई, ये हो गई y की वैल्यू। इन द सेम वे यहाँ मिलेगा 0.3, 0, और इस तरह से प्रोसीड करते हुए यहाँ से ये मिलेगा हमको 0.9, 0, और 1 पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी, तो 1,1 ऑर्डर पेयर हो गया। तो ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है, ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं, वो ये सेट ऑफ पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ एक लाइन आ जाएगी। अब लेकिन 1 पर वैल्यू 0 नहीं मिल रही है, वो हमें वैल्यू 1 मिल रही है, तो यहाँ पर 1 पर हम एक होल से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अगेन समझते हैं आगे। मान लीजिए हमने 1 और 2 के बीच के कुछ पॉइंट्स ले लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की 1.1 की, तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि नंबर लाइन पर 1.1 से पहले जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 1 है। इन द सेम वे 1.2 पर वैल्यू 1 आएगी, 1.3 पर भी वैल्यू 1 आएगी, 1.4 पर भी वैल्यू 1 आएगी, और ऐसे आगे बढ़ते हुए अगर हम 1.9 भी फाइंड आउट करेंगे तो भी हमारे पास वैल्यू 1 आएगी। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं 2 की, इस पर जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। अब यहाँ से जो हमें ऑर्डर पेयर्स मिलने वाले हैं, तो यहाँ से ऑर्डर पेयर्स हमें मिलेंगे, इससे ऑर्डर पेयर हमें मिलेगा 1.1, यहाँ से मिलेगा 1.2, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ से मिलेगा 1.9, तो यहाँ पर हमने देखा कि 1.1 पर रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा 1, 1.2 पर 1, 1.3 पर 1, 1.4 पर 1, 1.5 पर 1। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो इन सभी पॉइंट्स को कवर करेगी। लेकिन अगर हम 2 की बात करें तो 2 पर जो वैल्यू है वो ये 2 आएगी, वो वैल्यू 1 नहीं आएगी। लेकिन हमें यहाँ से 1 से लेके 2 तक के सभी रियल नंबर्स को यहाँ पर हमें कलेक्ट करना है, ऑल द रियल नंबर्स। और ये हम पता लगा नहीं सकते कि 1, 2 के नियरेस्ट रियल नंबर कौन सा है। तो इसलिए इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डार्क लाइन कर देते हैं और इस जगह पर हम एक होल बना देंगे। तो ये इस बात का रिप्रेजेंटेटिव हो गया कि पर्टिकुलरली यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ है, इसको समझेंगे हम। इसका मतलब ये हो गया कि 1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की वैल्यू 1 आएगी, 1 से बड़े किसी भी रियल नंबर के लिए भी वैल्यू 1 आएगी। लेकिन 2 पर वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी। तो यहाँ डार्क किया और यहाँ होल बना हुआ है। इन द सेम वे अगर हम 2 से 3 की बात करें तो 2 पर तो वैल्यू 2 आ गई, लेकिन 3 पर जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। 3 पर वैल्यू 2 नहीं आएगी, तो 2 पर तो हम होल बना देंगे। अब क्योंकि हमें इसके बीच के सारे रियल नंबर्स को कलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे पॉइंट सारे
जितने भी ऑर्डर पेयर हमें मिलेंगे यहाँ पर 2,3 के बीच में, वो सारे इस लाइन से रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ऐसे ही अब हम इधर आते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर ले लें -0.1, -0.2, -0.3, तो इन सब के लिए हमें जो वैल्यू मिलने वाली है वो -1 मिलने वाली है। और जीरो पर हमें -1 नहीं मिलेगा, जीरो पर जीरो मिलेगा, तो इसलिए जो -1 है इस पर होल आ जाएगा। मैं -1 को यहाँ लिख देता हूँ, इस पर होल आ जाएगा। और इसके बीच की सभी वैल्यूज़ के लिए, मीन्स बिटवीन -1 एंड 0 के जितने भी रियल नंबर्स होंगे उसके लिए जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। तो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को। ऐसे ही हम बात करें -2 से -1 के बीच में, तो -2 पर वैल्यू -2 आएगी। अब -1 की हम बात करते हैं, तो -1 पर वैल्यू हमारी -2 नहीं आएगी, तो हमने इसको यहाँ पर होल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब -2 से -1 के बीच के सभी रियल नंबर्स के लिए जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमको मिलने वाली है -2, क्योंकि उन सभी नंबर्स के जस्ट लेफ्ट पर जो हमें ना इंटीजर मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा -2। तो इसका मतलब ये हो गया कि -1.1 पर भी वैल्यू हमारी -2 आएगी, -1.2 पर भी आएगी, -1.3 पर भी आएगी, -1.4 पर भी आएगी, और इन द सेम वे -1.9 पर भी आएगी। तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी हमारे इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बना दिया, और इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। तो ये फ्लोर फंक्शन का भी हमारा ग्राफ हो गया।